हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th सीबीएसई में जो इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं वो बहुत ही सिंपल रहते हैं। सिर्फ उसमें आप इंग्लिश को समझिएगा, उसके कंसेप्ट को समझिएगा और आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। आज अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। In mathematics, relations can be expressed in various ways. मैथमेटिक्स में अलग अलग रिलेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है या स्टडी किया जाता है। The matchstick patterns are based on linear relations. ये मैचस्टिक पैटर्न्स जो है वो लीनियर रिलेशंस को बता रहा है। Means different strategies can be used to calculate the number of matchsticks used in different figures. इसमें फिगर्स जो बने हुए ये मैचस्टिक से बने हुए हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक्स है ये अगर हमको फाइंड करना है तो अलग अलग तरीके हैं। मैथ्स में कौन सा तरीका है वो अपन देखते हैं। ठीक है, वन सच पैटर्न इज शोन बिलो, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमको एपी की हेल्प से इसके आंसर्स को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सपोज पहले इसमें देखिए यहां पर कितने मैचस्टिक है 3, यहां कितने हैं 3, यहां 3, यहां 3, तो टोटल कितने मैचस्टिक हो गए इन फर्स्ट पैटर्न 12। सिमिलरली अगर हम यहां नोटिस करें तो कितने पैटर्न बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 3 जा 18 और ये एक कितना होगा 19। सिमिलरली यहां कितने पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पैटर्न्स हो गए 8 मींस 24 मैचस्टिक हो गए। इस 24 मैचस्टिक में ये दो को हमने काउंट नहीं किया, तो 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26। आपको मालूम है अगर ये एपी है तो इसमें एक चीज तो कंफर्म है कि डिफरेंस सेम रहना चाहिए। हम यहां पर चेक करते हैं ए का वैल्यू कितना है 12, A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू कितना है 19। अब हमको ये चेक करना है कि डिफरेंस सेम आ रहा है क्या। डिफरेंस चेक करते हैं, कैसे डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1 दैट इज 19 माइनस 12 मींस 7। अब 19 में 7 प्लस करो तो 26 आ रहा है, मतलब डिफरेंस क्या है सेम। यानी ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 12, जिसका डिफरेंस है 7। फिर अब क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्रायंगल यूज्ड इन द फिगर। तो हमने जैसे 12 19 26 लिखा। अब अगला जो नंबर रहता वो इससे 7 ज्यादा रहता, तो 26 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 33 एंड सो ऑन सीरीज चलता। अब क्वेश्चन में हमको बोल रहा है राइट द nth टर्म ऑफ दिस एपी। आपको nth टर्म निकालने का फॉर्मूला मालूम है a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, जिसमें एक इसको रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, और हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 12 n माइनस 1 d यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 12 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई किए कितना आया 7, फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई किए कितना आया 7। तो यहां पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो 7n है n वाला एक भी टर्म नहीं है, तो हम क्या करते हैं 7n को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फिर 12 माइनस 7 कितना होगा 5, ये आ गया हमारा nth टर्म। शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है जैसे एक सीरीज चल रहा है हमारा 12 है, फिर कितना है 19, फिर कितना है 26 एंड सो ऑन, एक सीरीज चल रहा है। आपको पूछ रहा है विच फिगर है 61 मैचस्टिक, विच फिगर हैज 61 मैचस्टिक। तो आप देख रहे हो फर्स्ट फिगर ये है मतलब फर्स्ट टर्म, ये सेकंड फिगर है मतलब ये सेकंड टर्म, ये कौन सा फिगर है थर्ड टर्म। ये कब आएगा हमको नहीं मालूम, तो जो टर्म हमको नहीं मालूम कब आता है उसको हम क्या लेते हैं nth टर्म। क्लियर है, तो nth टर्म का फॉर्मूला कितना होगा, nth टर्म का वैल्यू कितना होगा 61। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, जिसमें a क्या होगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमने क्या लिया 12। ये कौन से नंबर का टर्म है हमको पता है क्या नहीं, तो n की वैल्यू n रहेगी,
DNA होता है कॉमन डिफरेंस, यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है 7, ठीक है। अब +12 इधर जाके क्या हो जाएगा -12, 61 -12 शायद आ गया होगा यहां तक, तो ये आ जाएगा 49। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है n का, तो 7 जो यहां पे मल्टीप्लाई में है यहां आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 7, n - 1 इक्वल टू क्या हो गया 7, तो n - 1 इक्वल टू 7 है। अगर हमको n का वैल्यू चाहिए तो इस -1 को हम उधर ले जाएंगे, जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसका मतलब 61 इज 8th figure of this series, 8th figure of this series। तो बच्चों एक चीज आपने देखा, ये ऐसा कोई हार्ड नहीं है, ये बेसिक कंसेप्ट पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन सिर्फ हमको ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अगर हमको क्वेश्चन समझ आ गया तो इसका सॉल्यूशन एकदम इजी है, क्योंकि आपको ए निकालना आता है, आपको डी निकालना आता है, आपको nth टर्म निकालना आता है, आपको कोई भी टर्म जो दिया हुआ है वो निकालना आता है। तो इसी तरीके से इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। मोस्टली बच्चे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को देख के पैनिक हो जाते हैं, उसको देख के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन, गड़ीसर लेक इज लोकेटेड इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में एक लेक है जिसका नाम है गड़ीसर लेक। इट वॉज बिल्ड बाय द किंग ऑफ जैसलमेर एंड रीबिल्ड बाय गणेशी सिंह इन 14th सेंचुरी। इसको जैसलमेर के एक राजा ने बनाया था और उसको वापस से रीबिल्ड किया था गणेशी सिंह ने 14th सेंचुरी में। द लेक हैज मैनी छतरीज। इस लेक में बहुत सारे छतरीज है, ये ऐसे इस टाइप के, ठीक है। ऑब्जर्व द पिक्चर फ्रॉम अ पॉइंट, ऑब्जर्व द पिक्चर। अब आप इस पिक्चर को देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ए विच इज h मीटर अबव वाटर लेवल। अब इसमें एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं जो वाटर लेवल से कितने हाइट पे है, h हाइट पे है। तो यहां पर आप देखिए ये वाटर लेवल है, इससे h हाइट पे एक पॉइंट है, ये h हाइट पे, ठीक है। फिर बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ छतरी, ये छतरी है, इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन वाटर इज 60 डिग्री। और इसका जो रिफ्लेक्शन है, ये छतरी है, इसका रिफ्लेक्शन कहां बन रहा है जमीन पे, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है उसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ छतरी अबव वाटर लेवल इज, ये वाटर लेवल है, इससे ऊपर छतरी का हाइट कितना दिया हुआ है 10, देन ड्रॉ वेल लेवल फिगर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको क्या करना है, एक फिगर बनाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा स्पेस लेके बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप डायग्राम को देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, इसको हम कंसिडर करते हैं वाटर लेवल। इससे h हाइट ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है a, ठीक है। क्वेश्चन में बोला इससे h हाइट ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है a। अब इस पॉइंट a से छतरी के टॉप को देखा जाता है, तो जो छतरी का टॉप है इसका नाम क्या है b। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। यहां एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 45 डिग्री। ये अगर h है तो ये भी कितना होगा h। इसके ऊपर का हाइट पता है क्या हमको, नहीं पता है, देखते हैं। लेकिन टोटल हाइट हमको पता है, टोटल हाइट कितना है 10। तो आप नोटिस कर रहे हो, अगर ये टोटल हाइट 10 है तो 10 में अगर मैं h को हटा दूं तो ये वाला हाइट कितना आएगा 10 माइनस h। क्लियर है सबको, ये हाइट h है तो ये हाइट h है, टोटल हाइट 10 है, 10 में h को हटा दिए तो 10 माइनस h ये हाइट हो जाएगी। अब क्वेश्चन में एक और चीज बोला है, ये जो छतरी है इसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, ये भी नीचे बनेगा। तो इसका रिफ्लेक्शन कितना बड़ा, ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10, ये भी कितना होगा 10। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए पॉइंट से अगर हम इसके बॉटम को देखें रिफ्लेक्शन को, तो ये कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 60 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हमने इसका फिगर ड्रॉ कर लिया। क्लियर है। अब आपको बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट अबव वाटर लेवल।
अब पूछ रहा है क्वेश्चन में इस पॉइंट का वाटर लेवल से हाइट कितना होगा। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा होगा कि इसका हाइट कितना होगा ये हमको निकालना है, या एच निकालना है ना, पॉइंट, इस पॉइंट ए का वैल्यू निकालना है वाटर लेवल से कितना, यानी मींस वी हैव टू फाइंड एच। ठीक है, तो कभी भी ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप जब बनाते हैं तो 90% केस में अगर 45 डिग्री दिया है तो पहले 45 डिग्री से स्टार्ट करना। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, हम इसको क्या नाम दे देते हैं डी, और इसको क्या नाम दे देते हैं ई। इसके नामकरण के बाद अब अपन क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को फॉलो करते हैं। पहला ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी, हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं एबीडी। एबीडी ट्रायंगल ऐसा है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये कौन है बी, ये कौन है ए, ये कौन है बी, ये कौन है डी। तो आप नोटिस कर रहे हो हमने इस हाइट को क्या लिया 10 माइनस एच। ये डिस्टेंस कितना हमको पता है क्या, नहीं, हम उसको एडी लेके ही काम चला लेंगे। तो इस ट्रायंगल में आप देख रहे हो एंगल के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और जब भी हमको परपेंडिकुलर और बेस दिया जाता है तो हम क्या लगाते हैं 10। परपेंडिकुलर कितना है 10 माइनस एच, बेस कितना है एडी, ठीक, 10 45 कितना होगा 1, देन 10 माइनस एच इक्वल टू कितना होगा एडी। तो आपका एडी का वैल्यू आ गया। इस एडी की जरूरत हमको आगे पड़ेगी, इसलिए हमने इसकी पहले वैल्यू निकाली। अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, 60 डिग्री के लिए सॉल्व करते हैं। तो आप यहां पे नोटिस कर रहे हो हमको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए डी सी। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए डी सी, ठीक है। और यदि हम एडीसी ट्रायंगल ले रहे हैं, एडीसी ए डी और सी, तो अगेन हमको क्या लेना पड़ेगा tan 60, क्योंकि इसमें भी क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है, क्योंकि हमको इससे कोई मतलब नहीं हाइपोटेनस से, ठीक है। अब आप परपेंडिकुलर नोटिस करो, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है 10, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है h, तो आपका टोटल परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा 10 प्लस h, ठीक है। बेस क्या है आपका, ये होगा बेस, और बेस का वैल्यू कितना है एडी, ये हो गया 10 प्लस एच। और अभी थोड़ी देर पहले आपने फाइंड किया था एडी का वैल्यू कितना है 10 माइनस एच, 10 60 कितना है √3। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हमको करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, √3 इंटू 10 माइनस एच इक्वल टू 10 प्लस एच, ठीक है। √3 को 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 10√3 माइनस √3 को h से मल्टीप्लाई किए कितना आया √3h इक्वल टू क्या बचा 10 प्लस h। बच्चों इसको मैं ना थोड़ा सा इधर बना देता हूं क्योंकि यहां पे विजिबिलिटी थोड़ी सी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है 10√3 माइनस √3h इक्वल टू 10 प्लस h। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, h वाले को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस √3h उधर जाके क्या होगा प्लस √3h, और ये है प्लस h, प्लस 10 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 10। तो हम यहां से 10 को कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। यहां से हम h को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, ये हो गया 10 √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा h, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा स्पेस की और जरूरत है, क्योंकि कभी भी मैथ्स में ये याद रखिएगा नीचे अगर रूट आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, कैसे, h इक्वल टू 10 √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा √3 प्लस 1, सॉरी प्लस है तो यहां पे क्या आएगा माइनस, ठीक है। ये हो गया 10, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी
दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना होगा 10 √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 - 1, और 3 - 1 कितना होता है 2, √3 का स्क्वायर 3 + 1 माइनस 2 और 10 कैंसल तो आ जाएगा 5, यहां पे आ जाएगा 4 - 2 √3। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 4 = 20, 5 2 = 10 √3, तो ये h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इतना इजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, while buying an expensive item like a house or car, it becomes easier for a middle class person to take a loan from a bank and then repay the loan। मिडिल क्लास पर्सन हर चीज को खरीद नहीं सकता है कैश देके, तो वो क्या करता है, अपनी जरूरत की चीजों को फाइंड करने के लिए क्या करता है, या बाय करने के लिए क्या करता है, लोन लेता है और इजी इंस्टॉलमेंट में बैंक को दे देता है उन पैसों को, and then repay the loan along with interest in easy installment। अमन buys a car by taking a loan। इसी तरीके से अमन नाम के एक बंदे ने क्या लिया, कार लिया, और उसने कितना लोन लिया 2,36,000 from the bank and start repaying the loan in monthly installment। He pays ₹2,000 as first installment and then increases the installment by ₹500 every month। तो इस बंदे ने क्या किया, अमन नाम के बंदे ने कितना रुपए लिया था बैंक से 2,36,000, इसको पे करना स्टार्ट किया, लेकिन उसने एक स्मार्ट वर्क किया, हर महीने 2,000 पे करने की जगह एक महीने 2,000 दिया, नेक्स्ट मंथ 500 इंक्रीज कर दिया, तो 2,000 में 500 इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा 2,500। अब अगले महीने फिर 500 इंक्रीज किया तो ये कितना होगा 3,000, देन कितना होगा 3,500 एंड सो ऑन, ये पैसा ऐसे पे करता गया। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ही पेज इन द 25 इंस्टॉलमेंट। अब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट था, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट था, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ऐसे ही 25th इंस्टॉलमेंट में उसने कितना अमाउंट पे किया, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपको पता ये तो चल गया होगा कि अब आपको फाइंड क्या करना है, 25th इंस्टॉलमेंट मींस यू हैव टू फाइंड 25th टर्म, और 25th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + 24d। यहां पे हम a का वैल्यू कितना लिखेंगे 2024, d यानी क्या होता है हमारा डिफरेंस। और हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है a2 - a1। a2 का वैल्यू है 2,500, a1 का वैल्यू है 2,000, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 500, तो हम यहाँ पे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा भाई, ये हो गया 22,000, ये आ जाएगा 12,000। इसका मतलब इसने 25th इंस्टॉलमेंट में कितना रुपीस पे किया 14,000। ठीक है, तो 14,000 इंस्टॉलमेंट उसने पे किया 25th इंस्टॉलमेंट में। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब ये पूछ रहा है टोटल 25 इंस्टॉलमेंट तक में उसने कितना रुपीस पे कर दिया। पहला इंस्टॉलमेंट कितना था 2,000, फिर कितना था 2,500 एंड सो ऑन, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो हमने देखा 25th इंस्टॉलमेंट वो कितना था 14,000 का। अब यहां पे क्या बोल रहा है टोटल अमाउंट, टोटल मतलब इसने जितना पे किया है सबको सम कर दो, मींस यू हैव टू फाइंड सम ऑफ 25 इंस्टॉलमेंट।
क्वेश्चन ये तो समझ आ गया होगा आप सभी को। और सम फाइंड करना मतलब S25 फाइंड करना है। आपको मालूम है Sn का फॉर्मूला क्या रहता है, n/2 a प्लस n। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब लास्ट टर्म दिया रहता है। हमको यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट टर्म, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कितने टर्म है, n की जगह कौन आए 25, तो इन प्लेस ऑफ n क्या लिखेंगे 25। a यानी क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 2000। l यानी लास्ट टर्म कितना है 14,000। 25/2, 14,000 में 2000 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,000, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8,000। 25 8 सा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 30, 25 8 सा होता है 200। तो इस अमन नाम के बंदे ने इस 25 इंस्टॉलमेंट में कितना रुपीस पे कर दिया है, 2 लाख रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको थोड़ा सा समझिएगा। Conical bottom tanks in which an inverted pole at the bottom is surmounted by a cylinder of same diameter are very advantageous in industry, especially where getting every last drop from the tank is important। ठीक है, आपको इस तरीके का एक अरेंजमेंट दिखाया गया। इसमें ऊपर क्या है, सिलेंडर है, और नीचे क्या लगा हुआ है, पोल। ये जो मटेरियल बना हुआ है ये इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है, और यहां पर हर चीज का, जैसे अगर मान लो लिक्विड को हम डाल रहे हैं तो ईच एंड एवरी ड्रॉप यहां से आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, विकास डिजाइन द कोनिकल बॉटम टैंक वेयर द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ये कोनिकल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, कोनिकल पार्ट। इसका जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, इसके हाइट के। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कोनिकल पार्ट का रेडियस है उसी के इक्वल उसका हाइट है। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका हाइट थोड़ा ज्यादा लग रहा है। छोटे वाले का हाइट को हम स्मॉल h लिए थे, तो बड़े वाले के हाइट को हम क्या लेते हैं, कैपिटल H। ठीक, इसमें भी एक रिलेशन दे रहा है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। तो ये जो की पॉइंट है ना, हमको इसी को पकड़ना है। जैसे पहला क्या बोला है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन। ये जो छोटी छोटी चीज है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 3 मीटर। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट भी कितना होगा, 3 मीटर, और हाइट ऑफ कोन भी कितना होगा, 3 मीटर। ये स्टेप समझ आए क्या, रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन दोनों कितना है, 3 मीटर। ठीक है, अब और एक चीज बोला था इसमें, और एक चीज पे ध्यान देंगे आप, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2 टाइम्स रेडियस, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ रेडियस। अब रेडियस हमारा कितना था 3, तो हाइट कितना हो जाएगा 6। सिलेंडर बड़ा है तो हम इसके हाइट को क्या ले लेते हैं, कैपिटल H। तो H इक्वल टू कितना होगा 6। ये स्टेप्स आगे होंगे। रेडियस ऑफ कोन कितना है 3, तो हाइट ऑफ कोन भी कितना होगा 3। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, रेडियस का ट्वाइस, तो ये हो जाएगा 6। अब हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। और वॉल्यूम ऑफ टैंक, इस टैंक में क्या है हमारे पास, 2 चीज दिया हुआ है। क्या 2 चीज दिया हुआ है, एक दिया हुआ है सिलेंडर और एक क्या दिया हुआ है, पोल। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ पोल। आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर H। लेकिन हमने हाइट ऑफ सिलेंडर को क्या लिया था, कैपिटल H, इसलिए इसका वैल्यू क्या लिख लेते हैं, कैपिटल H। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करते हैं। पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7,
रेडियस कितना दिया हुआ है 3 स्क्वायर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया था 6 प्लस 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ हमारे पास 3 का स्क्वायर, h कितना दिया है 3। आप इसमें एक छोटा सा स्टेप कर सकते हो, 22/7 यहां पर भी है, 22/7 यहां पर भी है, दोनों से क्या निकाल लेते हैं कॉमन, 3 स्क्वायर यहां पर भी है, 3 स्क्वायर यहां पर भी है, तो इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने से हमारी मेहनत क्या हो जाएगी कम, ठीक। अब यहां से 22/7 निकल गया, 3 स्क्वायर निकल गया तो क्या बचेगा 6, यहां से 22/7 और 3 स्क्वायर निकल गया तो क्या बचेगा 1/3 इंटू 3, ये दोनों नमस्ते, तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक। अब यहां 6 प्लस 1 कितना होगा 7, ये दोनों कैंसल, तो वॉल्यूम विल बी 22 इंटू 9, 9 2 जा 18, 1 कैरी ओवर 198। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वॉल्यूम का यूनिट क्या रहता है क्यूबिक यूनिट, यहां पे मीटर दिया है यूनिट, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रेडियस एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, रेडियस की जगह ये क्या है रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हमको क्या फाइंड करना है रेशियो किसका किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, सिलेंडर और कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, ये भी सिंपल एकदम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, पाई तो दोनों में सेम रहेगा तो कैंसल आउट हो जाएगा, रेडियस भी दोनों का सेम है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद तो वैल्यू पुट करना और आंसर आ जाएगा। कैपिटल एच कितना था आपका 6, स्मॉल एच कितना था आपका 3, तो 3 3 कैंसल, तो आ जाएगा 6/1। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम V1 ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन को हम V2 ले रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन का रेशियो क्या आ जाएगा 6:1। बस खत्म, इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन देखिए, खुर्जा इज अ सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फेमस फॉर द पॉटरी। उत्तर प्रदेश में एक सिटी है जिसका नाम है खुर्जा, और वो किस चीज के लिए फेमस है पॉटरी के लिए, ना पॉट्स बनाए जाते हैं वहां। खुर्जा पॉटरी इज ट्रेडिशनल इंडियन पॉटरी वर्क विच हैज अट्रैक्टेड इंडियन एज वेल एज फॉरेनर्स। वहां जो पॉटरी वर्क होता है उसको इंडियंस तो अट्रैक्ट होते ही है, साथ ही साथ वहां पे फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं। और उस खुर्जा पॉटरी में देयर इज अ वैरायटी ऑफ टी सेट्स, क्रॉकरी एंड सिरेमिक टाइल वर्क्स। वहां पर बहुत सारे सिरेमिक टी सेट्स बनते हैं, क्रॉकरी बनते हैं और सिरेमिक टाइल वर्क्स होता है। अ ह्यूज पोर्शन ऑफ द सिरेमिक्स यूज्ड इन द कंट्री सप्लाइड बाय खुर्जा एंड इज आल्सो रिफर्ड एज द सिरेमिक टाउन। और ऑल ओवर इंडिया में इस खुर्जा नाम की सिटी से बहुत ज्यादा ये सप्लाई हुआ जाता है पॉटरी, इसीलिए उसको कहा जाता है द सिरेमिक टाउन। फिर क्वेश्चन में ये बोल रहा है स्टूडेंट वर एक्साइटेड अबाउट वन ऑफ द प्राइवेट स्कूल ऑफ बुलंदशहर ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टूर फॉर क्लास 10। क्लास 10 के बच्चों के लिए अपने ट्रेडिशन को दिखाने के लिए स्कूल ने क्या किया, बुलंदशहर के एक टूर ऑर्गेनाइज किया। स्टूडेंट वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, और स्टूडेंट इस ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट फाउंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि जो पॉटरी बने हुए हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड दे कुड इजीली रिलेट देम विद मैथमेटिकल शेप्स। और जब उन्होंने उसको देखा तो उनके मन में ये आया कि जो पॉटरी बने हैं ये हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। जैसे सपोज ये देख रहे हो आप, ये कैसा दिख रहा है सिलेंडर, ये कैसा दिख रहा है हेमिस्फीयर। मैथ्स टीचर हु वाज अकम्पनिंग द स्टूडेंट आस्क्ड फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो मैथ स्टूडेंट उनको लेके गए थे वो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे रिलेटेड विद दिस। अब वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो देखते हैं हम। उन्होंने पूछा द इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल
फिल्ड कंप्लीटली विथ वाटर। अब क्वेश्चन में ये उन्होंने कहा कि एक बाउल है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है और इसका इनर रेडियस कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल जार इज 1.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल जार है, इसका रेडियस कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दी है 4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। इफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज टू बी एम्प्टीड, अब ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल है इसको इसमें खाली किया जा रहा है, देन हाउ मेनी सिलेंड्रिकल जार्स आर रिक्वायर्ड, तो कितने सिलेंड्रिकल जार्स रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, इसका मतलब है इसके वॉल्यूम को उठा के हम किस में डाल रहे हैं सिलेंडर में डाल रहे हैं, इसमें जो पूरा पानी भरा हुआ है उसको हम किस में डाल रहे हैं सिलेंडर में। तो पूछ रहे कितने सिलेंड्रिकल जार्स की जरूरत पड़ेगी, तो हमको नंबर ऑफ जार्स पता है क्या कितने हैं, नहीं है, लेकिन हमको एक चीज तो मालूम है, या स्टूडेंट्स जो आप मैथ्स वाले हैं आपको एक चीज मालूम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट्स में समान है उसको अगर आप दूसरे में डालते हो या कन्वर्ट करते हो तो उसका हमेशा क्या सेम रहता है वॉल्यूम। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। लेकिन यहां पे एक और चीज पूछा है कितने सिलेंडर बनेंगे, इसका मतलब सिलेंडर बहुत सारे यूज होंगे इसमें, तो यहां पर जितने सिलेंडर होंगे उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा एन। एन मींस नंबर ऑफ सिलेंडर यूज्ड हियर, ठीक है। तो एक जैसे अगर अपन एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ये बूंदी का लड्डू है, हम इसको तोड़ते हैं तो ये छोटे छोटे किस में जाएगा बूंदी में ब्रेक होगा, ठीक है। तो दोनों का क्या होगा वॉल्यूम ऑफ लड्डू इज इक्वल टू क्या होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन बूंदी। इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं क्या आप देख रहे हो छोटे छोटे बूंदी है, उनको मिलाएंगे तो हम एक लड्डू बनता है। इसका मतलब इतने सारे जो बूंदी है n नंबर ऑफ बूंदीज मिलके क्या बना है एक लड्डू। वैसे यहां पर ये क्या है एक हेमिस्फीयर है, इससे हमने क्या किया इसमें जो पानी भरा उसको हम किस में डाल रहे हैं सिलेंडर में। यानी स्फीयर एक है लेकिन सिलेंडर बहुत सारे यूज हो रहे हैं, तो जो बहुत सारे यूज होते हैं उसके सामने हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं n का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे यहां पे दिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सॉरी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें 2/3 पाई का वैल्यू कितना है 22/7। रेडियस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है 9, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे 9 का क्यूब एन इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7। आर फॉर रेडियस, इसका रेडियस कितना है 1.5 का स्क्वायर इंटू एच है हाइट, इसकी हाइट कितनी है 4। तब हम एक काम करते हैं इसको सिंप्लीफाई करना, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एन की, तो इन सब मटेरियल को उठा के यहां डाल देते हैं। आप एक चीज और पहले कर सकते हो, ये 22/7 दोनों में तो उसको क्या कर सकते हैं कैंसल आउट कर सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 2/3 इंटू 9 का क्यूब। हम 9 को कितने बार लिखेंगे 3 टाइम्स, ठीक। फिर यहां पर n का वैल्यू फाइंड करना, तो इन दोनों को उठा के नीचे डाल देते हैं, तो 1.5 का स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 इंटू ये क्या लिखा हुआ है 4 इक्वल टू कितना होगा n, ठीक है। 3 किससे कैंसल होगा 3 से, 2 किससे कैंसल होगा 4 से, ठीक। अब इसके बाद ये जो पॉइंट लगा है ना इससे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, हम पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है। पॉइंट अगर हटेगा यहां से 1.5 है तो ये कितना बन जाएगा 15, तो 10 कहां लगेगा ऊपर। जिसको नहीं समझ आया समझिएगा भाई 1.5 लिखा, पॉइंट हटाना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, हम 15 बाई क्या लिखेंगे 10, तो यहां पर ये लिखा था 15/10, तो 10 पलट के ऊपर चले गया, रेसिप्रोकल हो गया। यानी जहां पॉइंट रहता है जीरो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, जैसे पॉइंट ऊपर है
तो जीरो कहां लगा? नीचे। यहां पॉइंट कहां पे है? नीचे। तो जीरो कहां लगा? ऊपर। सिमिलरली ये भी 1.5 है, इसमें भी पॉइंट हटाएंगे तो जीरो कहां लग जाएगा? ऊपर। और यहां पे क्या आ जाएगा? 2। अब इसको सॉल्व करना एकदम सिंपल है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये 3 के साथ कैंसल, ये 3 इस 9 के साथ कैंसल, और यहाँ पे क्या बचेगा? एंड 2 2 भी क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आपके पास क्या बचा? 3 into 9 into 2। 3 9 जा 27, 27 2 जा कितना होगा? 54। इसका मतलब ये है कि जब आप इस हेमिस्फेरिकल बाउल से अगर लिक्विड पोर करोगे इस सिलेंडर में, तो कितने सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी? 54 सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या बोल रहा है? इफ इन द सिलेंड्रिकल जार फुल ऑफ वाटर, एक सिलेंड्रिकल जार है, उसमें क्या रखा हुआ है? पूरा वाटर भरा हुआ है। इसका रेडियस कितना पढ़ा था हमने? 1.5। इसकी हाइट कितनी थी? 4। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कोनिकल फनल ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, दोनों का हाइट सेम रहेगा और डायमीटर भी क्या रहेगा? सेम। देन हाउ मच वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द जार, जो पानी बाहर जाएगा वो कितना होगा? अगर हमने इसमें कोन इंसर्ट किया तो पानी क्यों बाहर जा रहा है? कोन के कारण। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट वो किसके इक्वल रहेगा? पानी क्यों बाहर जा रहा है ये आपको समझ आया क्या? कोन के एंट्री के कारण। तो जितना पानी बाहर जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वॉल्यूम ऑफ कोन के ऊपर। क्लियर है क्या? वॉल्यूम जो बाहर निकल रहा है पानी का, वो किसके कारण बाहर निकल रहा है? कोन के कारण। तो आपको क्वेश्चन में ही पूछ रहे थे, हाउ मच वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द जार, मतलब पानी कितना बाहर गया, तो जितना वॉल्यूम कोन का होगा उतना पानी बाहर जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन किया गया है, जो कोन है उसका हाइट और डायमीटर सेम है, यानी हाइट कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह हम क्या लिखेंगे? 1.5 का स्क्वायर, और हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1/3 इंटू 22/7, 1.5 को हम लिखेंगे 1.5 इंटू 1.5 इंटू 4। ठीक है। वन 1.5 can be written as 15/10, 15/10 into 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। 2 और 4 को कैंसिल करें तो कितना आएगा? 2। फिर 3 और 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये कितना बचा? 22/7 इंटू 3, 22/7 इंटू 3। 22/7 का वैल्यू कितना होता है? 3.14। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जा 12, 1 कैरी हुआ, 3 1 जा 3, 3 और 1 4, 3 3 जा 9। तो 9.42 सेंटीमीटर क्यूब वाटर विल फ्लोज आउट। तो इतना पानी कोन के एंटर करने से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस विच इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। योगा क्यों किया जाता है? मेडिटेशन के लिए और एक्सरसाइज के लिए किया जाता है। बाय प्रैक्टिसिंग योगा वी नॉट इवन मेक आवर बॉडी हेल्दी बट आल्सो अचीव इनर पीस एंड कामनेस। योगा करने से न सिर्फ हमारी बॉडी हेल्दी होती है, पर हमको आत्मिक शांति मिलती है, इनर शांति मिलती है, और हमारा दिमाग कूल रहता है। The International Yoga Day is celebrated on 21st of June every year since 2014. फिर ये कहा गया है कि इंटरनेशनल योगा डे 21 जून से स्टार्ट किया गया 2015 से। To promote yoga, Green Park Society in Pune organized a 7-day yoga camp in their society. पुणे में एक ग्रीन पार्क सोसाइटी है, उन्होंने एक 7 डे का योगा कैंप ऑर्गेनाइज किया अपने सोसाइटी के अंदर। द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप हु एनरोल फॉर दिस कैंप इज गिवन बिलो। अब उसके लिए अलग अलग लोगों ने, इस एज ग्रुप के लोगों ने क्या किया? उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एनरोल किया। अब आपको बोल रहा है फाइंड द मीडियन एज ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको क्या फाइंड करने बोल रहे हैं? मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए आपको हमेशा, अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो हमको क्या फाइंड करना रहता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं? 8, इस 8 में 10 को प्लस किए तो कितना आया? 18, 18 में 15 को प्लस किए तो कितना आ जाएगा? 33, 33 में 25 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58, 58 में 40 को प्लस किए तो 98, 98 में 24 को प्लस किए, 98 में 24 को प्लस किए तो आ जाएगा 122, और ये नीचे एक और है 18, इसको 18 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल रहे हैं? 8, 18, 15 को प्लस किए तो 33, 33 में 25 को प्लस किए तो 58, 58 में 40 को प्लस किए तो 98, और 98 में 24 को प्लस किए तो 122, और 18 को प्लस किए तो 140। तो आप यहां पर एक चीज देख रहे हैं, टोटल वैल्यूज, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आया? 140, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आया? 140। ठीक, तो हम यहां पर अगर मीडियन फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको निकालना रहता है मीडियन नंबर, और वो हम कैसे निकालते हैं? टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आया? 140, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 70। अब आप ये ऑब्जर्व करिए कि 70 कहां आ रहा है? 70 आएगा इन दोनों के बीच में। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को ब्लॉक कर देते हैं जो दोनों में बड़ी रहती है। किसको ब्लॉक करेंगे? इस क्लास को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, और CF निकालने के लिए इसको हम लेते हैं CF। ठीक है, अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? आपको मालूम होगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L यानी क्या होता है? हमारा लोअर लिमिट। यहां लोअर लिमिट कितना दिया हुआ है? 55 प्लस n/2 मतलब फ्रीक्वेंसी का हाफ, कितना है? 70 माइनस F यानी फ्रीक्वेंसी कितना है? 40, CF कितना है? 58, H यानी होता है इंटरवल। इन सब में कितने का गैप है? 10 का, तो हम यहां पे क्या पुट कर देंगे? 10। अब इसको सिंप्लीफाई करना एकदम इजी है, 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो यहां पे क्या बचेगा? 55 प्लस 70 माइनस 52 करेंगे, 58 करेंगे तो कितना आएगा? 12, और यहां पे क्या आ जाएगा? 4। तो हमारा मीडियन आ जाएगा 55 प्लस 3 दैट इज 58। तो इस सोसाइटी का मीडियन होगा 58। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। If X more people of age group 65-75 had enrolled for the camp, the mean age would have been 58. Find the value of X. सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, इफ X more people of age group 65-75 had enrolled for the camp, 65-75 ग्रुप ये है, इसमें कितने लोगों को ऐड कर दिया गया? X लोगों को। तो हमारा फ्रीक्वेंसी पूरा क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है, द मीन एज वुड हैव बीन 58। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अगर ऐसा हुआ तो मीन एज कितना हो जाएगा? 58। मीन्स हमको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए हम पहले यहां पे क्या करते हैं? मिड वैल्यू निकालते हैं। ठीक, 15 और 25 का मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 15 और 25 को प्लस किए तो 40, 40 को 2 से डिवाइड किए तो आ जाएगा 20। 25 और 35 को प्लस करेंगे तो 25 प्लस 35 60, 2 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा? 30।
अब इसमें आप एक कॉमन सेंस लगाइएगा, सब में 10 का गैप है तो इसमें भी 10 10 प्लस कर लीजिएगा, 40 50 60 70 एंड 80। अब ये जो मिड वैल्यू है इसको हम हमेशा क्या लेते हैं, x। हम इसको थोड़ा और छोटा करते हैं बाय फाइंडिंग u, तो ये फॉर्मूला और छोटा हो जाएगा, ये वैल्यूज और छोटे हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिड एज्यूम मीन कंसीडर करते हैं। यहां पे एज्यूम मीन, हम एक वैल्यू को अपने मन से मीन कंसीडर कर देते हैं जो x में आता है। तो इसमें एज्यूम मीन किसको कंसीडर करते हैं, ऊपर से 3 को लीव करेंगे, नीचे से 3 को लीव करेंगे, कितना आ जाएगा 50। तो 50 विल बी आवर एज्यूम मीन, 50 को क्या ले लेते हैं, एज्यूम मीन। और आपको मालूम होगा जिसको एज्यूम मीन लेते हैं उसके सामने सिंपली क्या कर देना, 0, उसके ऊपर -1 -2 -3, यानी आपने x को छोटा करके ये बना दिया। यहां पे लिखेंगे 1 2 एंड 3। ठीक, अब 2 मिनट के लिए इसको भूल जाइए। बार x का फॉर्मूला को देखिए क्या होता है, a प्लस सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f इंटू h इक्वल टू कितना होगा 58। a यानी होता है हमारा एज्यूम मीन कितना है हमारा 50। सिग्मा fu कैसे निकलेगा, जब f और u को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी, ये है हमारा u, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को -3 से मल्टीप्लाई किए कितना आएगा -24, 10 को -2 से मल्टीप्लाई किए कितना आएगा -20, 15 को -1 से मल्टीप्लाई किए -15, ये हो जाएगा 0, 41 जा 40, 24 प्लस x इंटू 2, 24 प्लस x इंटू कितना होगा 2, 18 3 जा 54। ये स्टेप भी आ गया होगा। अब हमको सिंपलीफाई क्या करना है, इन सब को प्लस करना है। तो आप नोटिस कर रहे हो ये कितना -24 -20 -15, इन नेगेटिव वैल्यूज को प्लस करेंगे क्योंकि सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -59। ठीक है, अब यहां पर ये है 50, ये है 44, 40 और 54 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 94, कितना आ जाएगा 94, ये है प्लस में। अब इन दोनों को सिंपलीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 9 क्या होगा 5, 8 माइनस 5 कितना होगा 35। आप एक चीज यहां और नोटिस कर रहे हैं, ये जो 2 है 24 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 48 और प्लस 2x, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस 5 30, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5 30, 4 प्लस 3 7 और 1 83 प्लस, अब इस वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सिग्मा fu कितना है हमारा 83 प्लस 2x, सिग्मा fu की जगह हम क्या लिखेंगे 83 प्लस 2x। सिग्मा f आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको प्लस किया था तो सिग्मा f कितना आया था 140, लेकिन इसमें क्या ऐड हो गया है x, तो यहां लिखेंगे 140 प्लस x इंटू h, यानी क्या होता है इंटरवल, कितने का इंटरवल है 10 का, ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करें, थोड़ा स्पेस लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक, अब इसके बाद इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये क्या होगा 50 को हम ट्रांसफर कर देते हैं तो 8 प्लस 3x इंटू क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई 140 प्लस x, और जो हमारा 58 था उसके पास कौन चले जाएगा -50, प्लस 50 उधर जाके क्या होगा -50, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। अब अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, 10 को जैसे इससे मल्टीप्लाई किए तो ये कितना होगा 830, 10 को 2x से मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा 20x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 इंटू 140 प्लस x। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आए। अब इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। अब देखिए 14 8 कितना होता है, 14 8 कितना होता है 112,
प्लस 8x। ये स्टेप भी आ गया होगा। अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है? x का। लेकिन क्या है यहां पर x अलग अलग जगहों पे, तो जो छोटा वैल्यू हमेशा किसके पास आता है? बड़ी वैल्यू के पास। प्लस 8x है, इधर आके क्या होगा? माइनस 8x। 1120 में हम किसको माइनस कर देंगे? 830 को। तो ये क्या हो जाएगा? 290। 20x माइनस 8x कितना होगा? 12x। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू कितना होगा? 290। 12 इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब इसको डिवाइड करते हैं। 12 टू जा 24, 12 फोर जा 48, 2 बचा, 12 वन जा 24.16। तो 24.16 पीपल को ऐड करना तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम कितने पर्सन को ऐड करेंगे? अप्रोक्सीमेटली 24% को ऐड करेंगे, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 58। तो इस अप्रोक्सीमेटली कितने पर्सन को ऐड करना है? 24।